नमस्कार स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने नया शॉर्ट नोट जो लाए हैं कोविड-19 और वित्तीय आपातकाल। कोविड-19 और वित्तीय आपातकाल के विषय में आज चर्चा करेंगे। क्या है, कैसे, इसके बारे में। कोविड-19 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए डिजिटल रूप से जनहित याचिका दाखिल की गई। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चर्चा में सुप्रीम कोर्ट में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए डिजिटल रूप से जनहित याचिका दाखिल की गई, हो गई दाखिल। थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंजेस CASC, थिंक टैंक का सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंजेस CASC द्वारा, ये एनजीओ टाइप की है, द्वारा दायर की गई है। ये जो याचिका दायर की गई है थिंक टैंक द्वारा दायर की गई है, तो सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंजेस के द्वारा दायर की गई है। याचिका में कोविड-19 की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना, याचिका में कोविड-19 की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की मांग की गई। थिंक टैंक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति देश की गड़बड़ हो रही है, इसलिए देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाए। थिंक टैंक की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर पूछे जाने के 101% चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। करेक्ट। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के आधार, वित्तीय आपातकाल होता क्या है, इसका उद्घोषणा कैसे की जाती है, इसके बारे में पहले जाना है। बहरहाल आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है। ठीक, तो वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा से संबंधित पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 360 भाग 18 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल जो होता है भाग 18 के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है देश में। इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, यह अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 360 के तहत। किस भाग, संविधान किस भाग में आता है? भाग 18 में आता है। बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, बहुत बेसिक भी बहुत मालूम है जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ठीक, नेक्स्ट 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्णय को न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, इसके तहत यह कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्णय को न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रपति के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब कि एक बार न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 में बताया गया कि एक न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर मान लो लागू करना है तो संसद अनुमोदन एवं समयावधि, इसका टाइम पीरियड और संसद का अनुमोदन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना संसद के कोई कानून, कोई चीज घोषित है, कोई चीज लागू नहीं की जा सकती, कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। तो संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। समझना, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। अगर आपातकाल आज लागू हो गया तो ये 2 महीने के अंदर इसको स्वीकृति मिलना अति आवश्यक है संसद के द्वारा। संसद की मंजूरी मिलने के बाद यह अनिश्चित काल तक प्रभावित रहेगा। अगर संसद की स्वीकृति मिल गई, मंजूरी मिलने के बाद यह अनिश्चित काल तक प्रभावित रहेगा, जब तक इसे वापस ना लिया जाए। अभी आप लोगों ने देखा संसद द्वारा इसको जब स्वीकृति मिल जाती है तो अनिश्चितकालीन तक प्रभावित रहेगा, जब तक कि इसको वापस ना लिया जाए। ठीक, अगर चाहे राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा करके इसे वापस ले सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा करके इसे वापस ले सकता है। करेक्ट, राष्ट्रपति का चाहे एक अनुवर्ती घोषणा कर दे और इसे वापस ले सकता है। किसको? वित्तीय आपातकाल को। राइट, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या है? राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण होता है।
भारत के जितने राज्यों के जितने वित्तीय मामले हैं सब पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। साथ ही साथ राज्य व केंद्र के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, ठीक, उनके वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। अगर वित्तीय आपातकाल लगेगा तो भारत के जितने कर्मचारी हैं, गवर्नमेंटेड, प्राइवेट, मंत्री, सांसद, विधायक, चाहे जो हो, उनके कटौती की जा सकती है, ठीक है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित ये बातें थी, लेकिन भारत में अब तक कभी नहीं वित्तीय आपातकाल लगा। कोरोना वायरस की वजह से हुआ, लेकिन वित्तीय आपातकाल इसको नहीं बताया गया कि कुछ लोगों के, मैंने पता किया है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज जो है आई, तो जिसकी वजह से वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं से माना गया, वित्तीय आपातकाल नहीं घोषित किया गया अभी तक, ठीक। नोट कुछ खास पॉइंट। एच.एन. कुंजुरू, संविधान सभा के सदस्य एच.एन. कुंजुरू साहब ने वित्तीय आपातकाल को संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। एच.एन. कुंजुरू ने वित्तीय आपातकाल को संप्रभुता के लिए खतरा बताया। संप्रभुता, खुद संप्रभु, स्वयं के प्रभु, संप्रभुता के लिए खतरा बताया। भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनकी कल जयंती थी, इन्होंने अनुच्छेद 360 की तुलना अमेरिका के राष्ट्र रिकवरी कानून से की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कल जयंती थी, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अनुच्छेद 360 की तुलना अमेरिका के राष्ट्र रिकवरी कानून से की, ठीक। तो कोविड-19 और वित्तीय आपातकाल का रिलेशन या वित्तीय आपातकाल के बारे में मैंने बताया, और कोविड-19 को लेकर किसने याचिका दायर की? थिंक टैंक ने याचिका दायर की कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन किया गया है, तो इसके तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए देश में। इन वित्तीय आपातकाल के पॉइंट से वित्तीय आपातकाल घोषित करने का मतलब बड़ा ही ज्यादा नुकसान, इसलिए वित्तीय आपातकाल अभी से नहीं घोषित किया गया भारत की तरफ से। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल ऐसा तो कुछ नहीं, लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया 3 मई तक। उसके बाद भारत सरकार क्या निर्णय करती है वो मंत्रालय या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाने, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो पे लाइक व कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।